चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क इज नोन एज। ठीक है, यानी कि बोला एक क्लोज पाथ यानी कि एक बंद पाथ, ठीक है, सेवरल ब्रांचेज ऑफ नेटवर्क इज नोन एज, मतलब बोला एक क्लोज पाथ को क्या कहेंगे, तो क्या हम ब्रांच कहेंगे? नहीं, ब्रांच क्या होता है, जो दो नोड के बीच में आता है उसको ब्रांच कहते हैं, या फिर एवरी सिंगल सर्किट एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं। दूसरा आपका जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आके मिल सॉरी तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट आके मिलता है उसको जंक्शन कहते हैं। नोड किसको कहते हैं, जहाँ दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आके मिलता है उसको नोड कहते हैं, है कि नहीं। लूप किसको कहते हैं, हाँ तो लूप कहते हैं क्लोज पाथ को, यानी कि एक रेजिस्टेंस, ये देखिए अगर एक सर्किट बना रहे हैं एक तरह से, ये आपका क्लोज पाथ है तो यही आपका क्या हो जाएगा, लूप होगा। लेकिन सर्किट तो ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि लूप हमेशा क्लोज रहेगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल हैव द मिनिमम रेजिस्टेंस, सबसे रेजिस्टेंस कम किसका होगा। तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर जानते हैं ना, तो यहाँ से रेजिस्टेंस बराबर क्या निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई पी रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, ये बी यहाँ पर दिया हुआ है, पी दिया हुआ, बी दिया हुआ, पी दिया हुआ, बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले तो आप ये दोनों में देख लीजिए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा सॉरी। तो ये देखिए इन दोनों का वोल्टेज तो सेम है 110 110, तो रेजिस्टेंस आप जब निकालिएगा तो बी के जगह पर 110 रखिएगा। इसका वाटेज कम है, इस बल्ब का वाटेज ज़्यादा है, यानी कि पावर इसका ज़्यादा है, तो अगर पावर इसका ज़्यादा तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि इन दोनों में हमारा कम रेजिस्टेंस किसका होगा, 100 वाट का होगा। ठीक है, 100 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा 100 वाट वाले का। अब देखते हैं इन दोनों में किसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इन दोनों में अब देखना क्या, वैसे भी आपको आंसर मिल रहा होगा, फिर भी देख लीजिए, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालिएगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करके, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका कम होगा, 220 सेम रखिएगा, लेकिन यहाँ पर पी 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 होगा। ठीक है, वी स्क्वायर बाई पी, तो ये बताइए कि वी स्क्वायर इसका वाटेज ज़्यादा था यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस तो कम होगा इन दोनों में, और इन दोनों में इसका रेजिस्टेंस कम है, लेकिन अब इन दोनों में सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो आप जान रहे आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो ये देखिए तो इसका आपका वाटेज 100 है और वोल्टेज आपका 110 है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि लगभग 121 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, पहले बी का। अब डी में देखते, डी वाले ऑप्शन में रेजिस्टेंस निकालिएगा, तो वी स्क्वायर बाई पी यानी कि 220 का स्क्वायर बाई 110, यानी कि कितना हो जाएगा, 22 दूनी 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और ये आपका हो जाएगा 440। तो ये बताइए 121 ओम आया, ये आपका 440 ओम आया, तो कौन सा रेजिस्टेंस कम हुआ था, ये यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा और आंसर दिया हुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ए सर्किट ऑफ जीरो लैगिंग पावर फैक्टर बिहेव्स एज, मतलब एक सर्किट है जो जीरो लैगिंग पावर फैक्टर मतलब कि पावर फैक्टर कितना, पावर फैक्टर जीरो है लेकिन लैगिंग भी है। लैगिंग आ गया मतलब क्या समझ जाएगा, लैगिंग आ गया तो मतलब समझ जाए कि आपका इंडक्टिव सर्किट है। अब जीरो लैगिंग है तो यानी कि जीरो लैगिंग है यानी कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा, तभी ना आपका पावर फैक्टर जीरो होगा। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं होता तो पावर फैक्टर जीरो तो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता। यानी कि पावर फैक्टर जीरो है यानी कि एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कॉस फाइव जीरो यानी कि cos फाइव जीरो यानी कि फाइव बराबर 90 डिग्री, तो फाइव 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये आपका या तो कैपेसिटी प्योरली कैपेसिटिव होगा या प्योरली इंडक्टिव होगा, लेकिन लैगिंग भी लगा दिया था, हम समझ गए कि प्योरली इंडक्टिव है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपका लैगिंग, यहाँ पर लैगिंग के जगह पर लीडिंग लिखा हो रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है, तो उस केस में आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसा लिखा रहा है कि मान लीजिए 30 डिग्री लैगिंग, तो 30 डिग्री लैगिंग कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि लैगिंग मतलब कि एल तो उस सर्किट में है, एल है लेकिन प्योरली नहीं है, यानी कि आर भी मौजूद है, यानी कि वो आर एल सर्किट होगा। और 30 डिग्री लीडिंग अगर लिख दिया तो आर सी सर्किट होगा। इस तरह से आपको पकड़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। बोला मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू,
लोड रेजिस्टेंस जब सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता था, आपको याद होगा, तो मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र होता था। यानी कि अगर सोर्स रेजिस्टेंस 2 ओम है और वोल्टेज आपका 10 वोल्ट है, तो लोड रेजिस्टेंस भी अगर 2 ओम होगा तभी आपका पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस, यानी कि लोड रेजिस्टेंस RL बराबर RTH रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हम बताए थे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र बराबर क्या होता है, कितना पावर ट्रांसफ़र होगा, तो VTH का स्क्वायर बाई 4 इंटू RTH बताए थे, ये हम बता चुके हैं, VTH का स्क्वायर बाई 4 RTH। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के केस में इफिशियंसी कितना होता है, 50%, ये भी बताएं। एक चीज़ और बताएं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के समय जो आपका सोर्स वोल्टेज है, मान लिया जाए सोर्स वोल्टेज अगर B है, तो लोड के अक्रॉस और सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज आधा आधा हो जाता है, V/2। इन तीनों इंपॉर्टेंट बातें वो आप तीनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किरचॉफ्स लॉ, एक मिनट, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, तो ठीक है, हम बताएं तो किरचॉफ्स लॉ आपका सब में एप्लीकेबल है, AC रहे, DC रहे, लीनियर रहे, एक्टिव रहे, पैसिव रहे, सब में, सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूटेड को छोड़कर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड को छोड़कर सब में, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट को छोड़कर आपका सब में एप्लीकेबल है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ बोला किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पैसिव, बिल्कुल सही बात है, एक्टिव बिल्कुल सही बात है, और DC सर्किट बिल्कुल सही बात है, तीनों में एप्लीकेबल है, पैसिव में भी, एक्टिव में भी, DC में भी। लेकिन यहाँ पर देखिए पैसिव नेटवर्क ओनली लगा दिया, क्या सिर्फ पैसिव नेटवर्क में एप्लीकेबल है किरचॉफ्स लॉ, बिल्कुल नहीं, सब में एप्लीकेबल है। AC में तो एप्लीकेबल है ही, DC में है ही, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन दिया है, बोथ AC एज वेल एज DC, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑप्शन डी है। ठीक है। अच्छा, किरचॉफ साहब 2 लॉ बताए थे, एक KCL एक KVL। तभी आप वीडियो पॉज करके बताइए, अगर हम आपसे पूछे कि KVL कौन सा थ्योरम पर बेस्ड है, तो आप बोलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। उसी प्रकार आपको वीडियो पॉज करके भी बताना है KCL किस पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि थेवेनिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, तो थेवेनिन्स थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, इसका एकदम बिल्कुल आपको कहाँ से पता चलेगा, इसका स्टेटमेंट से। थेवेनिन का स्टेटमेंट क्या था, लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड इन ए सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ इट, मतलब कि वोल्टेज सोर्स के साथ एक आपका सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये आपको थेवेनिन सर्किट कहते हैं। ठीक है, ये होता है VTH, ये होता है RTH। तो इसी में आप देख लीजिए लीनियर आ गया, बायलेटरल आ गया, यानी कि लीनियर बायलेटरल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्टिव एंड नॉन लीनियर। ठीक है, एक्टिव तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिव एंड लीनियर, पैसिव एंड नॉन लीनियर, और पैसिव एंड लीनियर, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया। तो ये बताइए यहाँ पे नॉन लीनियर के लिए तो होगा नहीं, ऑप्शन पहले आप हटाना सीखिए, नॉन लीनियर के लिए होगा नहीं। अब एक्टिव रहना चाहिए कि पैसिव, अब बताइए आपका सर्किट में कोई भी सोर्स है ही नहीं। ठीक है, यानी कि आपका पूरा सर्किट पैसिव है, केवल पैसिव है। ठीक है, पैसिव सर्किट अगर हम आपको बोल दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें एक भी, मान लिया जाए हम बोल दें कि पैसिव सर्किट, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उसमें एक भी आपका एनर्जी सोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन एक्टिव बोल रहे हैं, तो हो सकता है सर्किट में एक्टिव और पैसिव दोनों भी सोर्स रह सकता है, उस सर्किट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव। जैसे ये सर्किट आपका एक्टिव है, लेकिन इससे पहले बनाए हुए थे वो पैसिव है, क्योंकि इसमें एक आपका सोर्स है। तो ये बताइए बिना सोर्स के क्या आप थेवेनिन्स लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, कम से कम 1 सोर्स, 2 सोर्स, 3 सोर्स, कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव होना चाहिए सर्किट, तो एक्टिव एंड लीनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला इन ए डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है, इन ए डेल्टा कनेक्टेड ईच एलिमेंट हैज ए रेजिस्टेंस R, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन, यानी कि बोल रहा है कि डेल्टा में R है, डेल्टा में R और R है। तो अब बताइए स्टार में क्या होता है, इसका हम प्रूफ करके भी आपको हम दिखाए हैं। ठीक है, ऐसे भी हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि डेल्टा मोटा होता है और आपका स्टार पतला होता है। तब बताइए जब आपका मोटा से पतला जाएगा तो कमेगा, यानी कि R/3 होगा।
3 फैक्टर से हमेशा कम था, यानी ईच का कितना होता है r/3 होगा। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ये भी सवाल सही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब 10 नंबर क्वेश्चन, द फॉर्म फैक्टर इन ए प्योर साइन वेव इज। अच्छा, फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है प्योर साइन वेव में, तो फॉर्म फैक्टर बराबर आप जानते एफ बराबर, एफ आपको याद रखने का तरीका बताए थे, फॉर्म फैक्टर याद करने का तरीका क्या बताए थे, FRA, यानी कि फॉर्म फैक्टर बराबर आरएमएस टू द एवरेज, यानी कि फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है, आरएमएस टू द एवरेज का रेशियो होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका साइन वेव के केस में पूछ रहा है, प्योरली साइन वेव के केस में आरएमएस और एवरेज का रेशियो पूछ रहा है, सीधा सीधा का ही है। या फिर आप डायरेक्टली याद कर चुके हैं इसको 1.11, लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम में भूल जाते तो डिराइव कर सकते हैं। तो आरएमएस बराबर क्या होता है आपका प्योर साइन वेव का Im/√2। ठीक है, और एवरेज क्या होता है 2Im/π। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा Im से Im कट जाएगा और फिर आपका आ जाएगा लिखने का स्पेस है नहीं, फिर से लिख देते हैं। आपका देखिए Im/√2, ठीक है, और 2Im/π ये हो जाएगा आपका। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो Im से Im कट जाएगा, फिर पाई ऊपर चल जाएगा और 2√2 नीचे, और जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो 1.11 आ जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 1.11। देख लेते हैं आपका आंसर कहाँ मिल रहा है 1.11, ये देखिए ऑप्शन डी में है आपका, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर भी दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्टन थ्योरम्स रिड्यूसेस ए टू टर्मिनल नेटवर्क टू, यानी कि नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन का आपको याद होगा अगर स्टेटमेंट बिल्कुल सेम एज थेवेनिन था, और आपको थेवेनिन सर्किट को आप नॉर्टन में भी बदल सकते हैं। तो नॉर्टन क्या बोलता था, एनी लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड इनटू ए सिंगल इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड ए सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ इट। मतलब किसी भी लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप एक सिंगल इक्विवेलेंट करंट सोर्स और एक पैरेलल में उस रेजिस्टेंस से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये कौन बताए थे, नॉर्टन साहब। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज का तो बात ही नहीं है, नॉर्टन में आपका क्या आता है, करंट आता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, वोल्टेज की बात किया तो करंट सोर्स वाला ये दोनों होगा, लेकिन एन इम्पीडांस पैरेलल में और एक एन इम्पीडांस सीरीज में। तो बताइए क्या हम लोग सीरीज में जोड़ते थे, बिल्कुल नहीं, सी हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, पैरेलल में जोड़ते हैं, ये भी सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम सप्लाई पावर टू बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड, द करेंट इन ईच फेज इज 15, द करेंट इन न्यूट्रल वायर। मतलब बोल रहा बैलेंस। अब बताइए, हम आपको बताएं तो जब बैलेंस आपका सिस्टम रहता है तो न्यूट्रल करंट में, न्यूट्रल वायर में आपका कितना करंट फ्लो करता है, 0, ये आपको याद रखना। ठीक है, बैलेंस सिस्टम में न्यूट्रल करंट में, न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं फ्लो करता है। और इसको आप निकाल सकते हैं IN बराबर IR प्लस IY प्लस IB, इन तीनों का फेजर सम करके। ठीक है, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो प्रूव कर भी सकते हैं। बाय द वे ईच फेज में अगर 15 एम्पियर करंट है तो आप कह सकते हैं, अगर आर फेज को रेफरेंस लेंगे तो IR बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 ∠0। IY इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बैलेंस सिस्टम में तो IR IY और IB सबका आपका क्या होगा कि मैग्नीट्यूड करंट बराबर होगा, करंट का मैग्नीट्यूड, लेकिन ये डिस्प्लेस होगा, क्यों, कितना डिग्री से वाई डिस्प्लेस होगा, -120 डिग्री से, यानी कि लैग करेगा 120 डिग्री, और बी कितना 240 डिग्री से। जब तीनों को आप सम अप कीजिएगा एंगल के साथ तब आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से तीनों का सम ही आपका न्यूट्रल करंट के बराबर होता है। ठीक है, और बैलेंस के केस में कितना होता है, 0। आज के बाद आप याद रखिए कि बैलेंस सिस्टम में आपका क्या होता है, बैलेंस सिस्टम में आपका न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं फ्लो करता न्यूट्रल वायर में। अच्छा, एक जवाब आप नीचे कमेंट में दीजिए कि किस कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता। चलिए अभी वीडियो पॉज करके जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज सीक्वेंस R/B डिनोट्स डैट, यानी कि फेज सीक्वेंस R/B क्या डिनोट करता है, द EMF ऑफ R लैग डैट ऑफ फेज B बाई 120 डिग्री। मतलब कि RBY है फेज सीक्वेंस,
अच्छा, फेज सीक्वेंस के बारे में हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन चलिए बताने का प्रयास करते हैं। देखिए फेज सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि डीसी के केस में पोलैरिटी होता है, लेकिन एसी के थ्री फेज वायर के केस में बात करें, यानी कि थ्री फेज एसी के बारे में बात करें, तो उसमें आपका फेज सीक्वेंस होता है, एक तरह का ये पोलैरिटी ही है। ठीक है, तो फेज सीक्वेंस दो प्रकार का होता है। फेज सीक्वेंस कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक आर वाई बी, एक आर बी वाई। तो जो अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं वो आर वाई बी फेज सीक्वेंस, इसको हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस भी कहते हैं, इसको हम निगेटिव फेज सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जो अभी तक हम आपको बताते आ रहे हैं वो आर वाई बी है, लेकिन पूछा क्या आर बी वाई। तो आर बी वाई फेज सीक्वेंस में क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट होता है। देखिए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में क्या होता था, मान लीजिए आर फेज रहता था भी आर, इससे लैग करता था वाई, ठीक है आर वाई, फिर आपका बी आता था। लेकिन इसमें निगेटिव फेज सीक्वेंस में आर बी बाई में क्या होगा कि पहले तो आपका आर आएगा और इससे आपका 120 डिग्री लैग करेगा, वाई नहीं बी, यहाँ पर बी आ जाएगा, उसके बाद आपका वाई आएगा। ठीक है, ये सब के बीच में एंगल 120 डिग्री रहेगा। तो ये आपका होता था क्या, निगेटिव फेज सीक्वेंस ये हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, एक वीडियो जरूर नया लेके आएंगे। ठीक है, उसमें भी हम थ्री फेज एसी में पावर का भी बात नहीं किए, उसका भी बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन मिला लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहले द फेज सीक्वेंस ऑफ आर बी वाई डिनोट द ईएमएफ ऑफ आर फेज लैग दैट ऑफ बी फेज बाई 120 डिग्री। यानी कि आर फेज का थोड़ी लैग कर रहा है, बी का ना लैग कर रहा है, बी फेज का ईएमएफ लैग कर रहा है आर से। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा, देखिए तो 120 डिग्री से लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है, क्लॉकवाइज में लैग करता है। द ईएमएफ ऑफ आर फेज लैग डेट ऑफ ईएमएफ ऑफ वाई बाई 120 डिग्री, मतलब बोला आर फेज का ईएमएफ लैग कर रहा है वाई से। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपका वाई लीड कर रहा है आर से 120 डिग्री से। यहाँ बोल रहा है द ईएमएफ ऑफ आर लैग ऑफ फेज वाई बाई 120 डिग्री। ठीक है, आर का लैग कर रहा, बिल्कुल ये बात सही हो सकता है। देखिए कैसे सही है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आर फेज है, वाई फेज है, ठीक है वाई फेज है और ये आर फेज है, तो बताइए वाई फेज का जो ईएमएफ है वो 240 डिग्री से लैग कर रहा है आर फेज। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बताइए वाई फेज का जो ईएमएफ है, वाई फेज का ईएमएफ है वो आपका 120 डिग्री से लीड कर रहा है, मतलब आर फेज का 120 डिग्री से लैग कर रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन और आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। द ईएमएफ ऑफ आर फेज लीड डेट ऑफ ईएमएफ ऑफ वाई फेज। आर फेज का ईएमएफ वाई से लीड कर रहा है 120 डिग्री से। ठीक है, नहीं लेकिन ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर आपका वाई फेज का लीड कर रहा था ना, वाई फेज का एंटी क्लॉकवाइज में कौन लीड करता, वाई, तो वाई लीड कर रहा था। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम बताएं, फेज सीक्वेंस वाला वीडियो नहीं जो हम स्टार्ट किए थे थ्री फेज, तो वहीं पर हम आपको बताए थे ये चीज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा तीनों में। अब आगे देखते हैं चौथा ऑप्शन पढ़ के। द ईएमएफ ऑफ फेज बी लीड द ईएमएफ ऑफ आर फेज। देखिए फेज बी का ईएमएफ तो लैग ही कर रहा था, अभी हम आपको बनाए थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से बताते हैं, बिल्कुल क्लियर फिगर्स। एक मिनट, थोड़ा ऑप्शन भी रह जाना चाहिए ताकि, चलिए देखिए हम फिर से फिगर बना रहे हैं निगेटिव फेज सीक्वेंस का। ये आपका आर फेज हो गया, एक मिनट, ये आपका वाई फेज हो गया। लेकिन ये चूंकि निगेटिव फेज सीक्वेंस है ना, तो आर के बाद वाई नहीं, आर के बाद क्या आएगा, बी आएगा, तो ये आपका बी फेज हो गया और ये आपका वाई हो गया। तो ये बताइए, ये बी फेज 120 डिग्री से लैग करेगा और बी फेज से वाई फेज 120 डिग्री से लैग करेगा। ठीक है, और वार फेज से वाई फेज 240 डिग्री से लैग करेगा। और यहाँ पर देखिए वाई फेज 120 डिग्री से लैग करेगा, आपका वाई फेज लीड करेगा 120 डिग्री से, एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हैं,
तो वाई फेज आपका लीड करेगा 120 डिग्री से आर फेज से, या फिर आर फेज को कह सकते हैं आर फेज लैग करेगा वाई फेज से 120 डिग्री से, दोनों एक ही बात है। तो बोल रहा है द ईएमएफ ऑफ फेज आर लैग द डेट ऑफ फेज बी। तो बताइए आर का ईएमएफ थोड़ी लैग कर रहा है, वो बी का ना लैग कर रहा था, पहला तो गलत हो गया। द ईएमएफ ऑफ फेज आर लैग ऑफ फेज वाई बाई 120 डिग्री। वाई का आर फेज का जो ईएमएफ है वो लैग कर रहा है वाई से, तो आर फेज का ईएमएफ बिल्कुल लैग कर रहा है। देखिए क्लॉकवाइज में हम चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में देख रहे हैं 120 डिग्री बना रहा है, मतलब कि आर फेज आपका लैग कर रहा है, ठीक है। लेकिन एंटी क्लॉक में अगर बढ़िएगा तो क्या होता है, वाई आपका लीड कर जाएगा 120 डिग्री से आर से। तो दो तरीका से इसको कह सकते हो, वाई 120 डिग्री से आर से लीड कर रहा है, या फिर आर आपका 120 डिग्री से लैग कर रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा कह रहा है द ईएमएफ ऑफ फेज आर लीड द ईएमएफ ऑफ वाई। आर फेज का थोड़ी ये लीड कर रहा है, वाई का लीड कर रहा है, ये भी गलत। और चौथा कर रहा है द ईएमएफ ऑफ फेज बी लीड द डेट ऑफ आर। बी का थोड़ी लीड कर रहा है, लैग न कर रहा है आर से, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं द फेज एंगल ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट इज लीडिंग इफ। अच्छा लीडिंग कब होगा, तो लीडिंग कब होगा, तो हम फेज एंगल निकालने का तरीका हम आपको बता चुके हैं, टेन फाई। टेन फाई बराबर होता है एक्सएल एक्स अपॉन आर, लेकिन यहाँ पर आर एल सी सर्किट है तो आपका होगा एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो बोल रहा कि लीडिंग कब होगा, तो लीडिंग कब होगा जब फाई पॉजिटिव होता है तो लैगिंग होता है, लेकिन जब फाई निगेटिव होता है तो लीडिंग होता है, ठीक है। तो बताइए एक्सी जब बड़ा रहेगा एक्सेल कम रहेगा, यानी एक्सी जब बड़ा रहेगा एक्सेल से तब ना इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, तब ना फाई का वैल्यू निगेटिव होगा, तब ना लैगिंग होगा। मतलब कि एक्सी बड़ा रहना चाहिए। ऐसे भी आप सोच लीजिए जब कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा रहेगा तब तो सर्किट होगा आपका लीडिंग, तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल। देख लीजिए ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। इफ इन ए सर्किट द वोल्टेज इज रिड्यूस टू हाफ एंड रेजिस्टेंस इज डबल द वैल्यू ऑफ करंट। बोल रहा है कि करंट बराबर आप जानते भी भाई यार, लेकिन एक सर्किट में बोल रहा है कि नया करंट निकालिए, मान लेते हैं I1 निकालिए। अब बोल रहा है कि वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, तो वोल्टेज आधा कर दिए, और रजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए डबल, यानी कि रजिस्टेंस भी अपॉन आर, यानी पहले आर था अब 2 आर, पहले भी था तब भी बाई 2 था, अब कितना आ गया भी बाई 4 आर। यानी कि I1 बराबर यहाँ से क्या आ गया आपका I1 बराबर आ गया भी अपॉन आर का वैल्यू आई पता है, यानी कि I बाई 4। यानी कि अब जो नया करंट होगा वो पहले करंट का 1/4 होगा, यानी कि 1/4 आपका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल। ट्रायंगल बना रहा है, समझ जाइए, आपको थोड़ा सा चूना लगा रहा है। ट्रायंगल मतलब कि आपका बना रहा है डेल्टा कनेक्शन। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी ट्रू टर्मिनल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है आपको, जबकि ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो कोई भी दो टर्मिनल हम ले लेते हैं, ये इन दोनों को मान लेते हैं, इस टर्मिनल का नाम ए है, ये इन टर्मिनल का नाम बी है। तो बताइए जब मान लीजिए यहाँ से बैटरी कनेक्ट कीजिएगा आप, ठीक है, तो करंट जाएगा, तो यहाँ पर एक करंट डिवाइड होगा, यहाँ से करंट डिवाइड होगा, तो ये करंट आपका दोनों रजिस्टर में सेम जाएगा, इन दोनों में। तो ये जब करंट सेम जाएगा यानी कि आर और आर आपका सीरीज में हो जाएगा, आर आर सीरीज यानी कि 2R, और फिर 2R और आर पैरेलल में, तो 2R और आर पैरेलल में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2R इंटू आर, 2R इंटू आर, और 2R प्लस आर यानी कि 3R, आर से आर गया यानी कि 2R बाई 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में 2R बाई 3 ऑप्शन सी। आर ऊपर है आपका, 2/3 आर है, मतलब इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है एन, एक मिनट, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम वैल्यू 200 एम्पियर इज गिवन बाय। अब बताइए फ्रीक्वेंसी आपका 50 दे दिया, तो हम आपको ऐसा ही बताते ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। अब एफ बराबर आपका 50 दिया था, ऐसे भी आप जानते पाई हुई का वैल्यू रखिएगा, 50 फ्रीक्वेंसी रहता तो ओमेगा 314 आता। एक्सप्रेशन लिखना करंट के लिए, तो आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दे दिया 200, साइन ओमेगा का वैल्यू 314 पता है टी, यानी कि 200 साइन 314 टी। देख लीजिए कौन ऑप्शन में, हमको ख्याल से ऑप्शन 200 बी आपका सही होगा। यहाँ पर आंसर आपका गलत कर दिया, ठीक है।
तो इसका आंसर आपका गलत दिया। देखिए अगर मैक्सिमम वैल्यू 200 है तो आपका 200 साइन ओमेगा यानी कि 314 टी होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, अगर आपका ये मैक्सिमम वैल्यू ना दे के ये आरएमएस वैल्यू देता, ठीक है, आरएमएस वैल्यू अगर 200 देता तो मैक्सिमम निकाल लेते हैं। अब जानते हैं कि आरएमएस बराबर क्या होता है, IM/√2। तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको आरएमएस में √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 200 आपका आरएमएस वैल्यू दिया हो रहा था तो 200 √2 आपका मैक्सिमम हो जाता और साइन ओमेगा का वैल्यू 314 टी आंसर। लेकिन चूंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट दे दिया था 200 साइन 314 टी, खत्म, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर द सेम ऑल पार्ट्स ऑफ ए सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या सेम रहता है, वोल्टेज, वोल्टेज तो डिवाइड होता है, पावर, पावर सेम नहीं रहता, लेकिन करंट आपका सेम रहता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस तो आपका सबका सम होता है। अच्छा एक आप बताइएगा एक और बात कि इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, ठीक है, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है या कम होता है, ये आप हमको कमेंट में बताइए नीचे वीडियो पॉज करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। इन ए सीरीज आरसी सर्किट द करेंट खाली स्थान द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ, मतलब बोल रहा है कि सीरीज आरसी सर्किट, द सीरीज आरसी सर्किट यही ना होता है, आरसी सर्किट आप पढ़ चुके हैं। सीरीज आरसी सर्किट में बोल रहा है कि करंट कितना डिग्री से आपका वोल्टेज से लीड करता है। तो बताइए सीरीज आरसी सर्किट में क्या 90 डिग्री से लीड करेगा, नहीं, 90 से बिल्कुल कम से लीड करते। इसका सीरीज आरसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग नेचर का होता है। और आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से आपका 90 डिग्री तक लाइज करेगा, लेकिन कभी भी 90 नहीं होगा ना कभी 0 होगा। 0 कब होगा, जब आपका कैपेसिटी मतलब कि कैपेसिटर एकदम शॉर्ट हो जाए। शॉर्ट कब होगा, शॉर्ट तब होगा जब आपका एकदम इसके द्वारा जो रिएक्टेंस ऑफर है वो एकदम सबसे कम हो जाए। तो कम कब होगा, तो इसका रिएक्टेंस आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी से आपका यूनिवर्सली रिलेशन होता है। तो ये एकदम ज़्यादा कर दीजिएगा फ्रीक्वेंसी तो ये कम हो जाएगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा अगर कर देंगे ना, फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका कैपेसिटिव इफेक्ट कम जाएगा, तो सर्किट आपका प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करने लगेगा आरसी सीरीज सर्किट। तब आपका एंगल 0 डिग्री जा सकता है, यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी अप्रोच कर सकता है। लेकिन ऐसा बात तो नहीं है, अगर जनरल सीरीज सर्किट का बात करें तो आपका क्या होगा कि आपका लीड तो करेगा करंट, लेकिन बिल्कुल 90 डिग्री से नहीं करके 90 से कम करेगा, लेकिन 0 से ज़्यादा करेगा। तो देखिए ऑप्शन ए होगा क्या, लैग ऑफ 45 डिग्री, बिल्कुल नहीं। लैग 0 डिग्री, बिल्कुल नहीं। 0 डिग्री लैग का तो बात ही नहीं है, लीड ही करेगा। 0 से 90 डिग्री के बीच में आपका एंगल रहेगा, ठीक है। और तो पावर फैक्टर किसके किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द नेट रिएक्टेंस इन RLC सर्किट, द नेट रिएक्टेंस एक्स बराबर क्या बोलते थे, XL-XC, हमेशा हम आपको बताएं, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिए, यही आपका नेट रिएक्टेंस होता है किसमें, आपका RLC सीरीज सर्किट। जैसे इम्पीडांस में लिखते थे तो जेड बराबर क्या लिखते थे, R² प्लस XL-XC, या फिर इसको अगर लिखते थे जेड बराबर भी लिखते थे तो R प्लस जे XL-XC लिखते थे ना, हमेशा XL को पहले लिखते थे XC को बाद में। तो ये आपका रिएक्टेंस होता है, इस बात को नेट रिएक्टेंस RLC सीरीज सर्किट में। चलिए अभी इस ईयर का तो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ईयर का बात करते हैं। अच्छा देखिए इसमें हम 2018 का क्वेश्चन कर रहे थे, जो आपका पहला दूसरा क्वेश्चन शायद छूट गया, ठीक है, देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। 2 वायर्स A एंड B हैव द सेम क्रॉस सेक्शन, ए का क्रॉस सेक्शन सेम यानी कि एरिया सबका सेम होगा, यानी कि दोनों का एरिया सेम दिया हुआ है। 2 वायर है, ए एक बी है, दोनों का एरिया सेम है। फिर बोला सेम मटेरियल से बना, मतलब कि रो भी सेम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली लेंथ पर डिपेंड करेगा। अब बोल रहा कि पहला वायर का रेजिस्टेंस 600 ओम है और दूसरा वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, यानी कि ये 6 गुना लंबा होगा, तब ना इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एरिया से तो कोई मतलब नहीं है। तो रेजिस्टेंस आप जानते हैं रो L/A होता है,
लेकिन चूंकि यहाँ पर रो फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, तो रेजिस्टेंस एल पर डिपेंड कर रहा है। एल बड़ा होगा तब ना रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस 600 है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस 100 है, यानी कि 6 गुना ज़्यादा लंबा होगा। यानी कि यही पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ ए इज 6 टाइम्स लॉन्गर देन बी, 6 गुना बड़ा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा, एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ही। तब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होगा? एक्टिव नहीं होगा, पैसिव तो होगा नहीं, और बायलेटरल तो होगा नहीं, यूनिलेटरल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट ईयर का बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन 2017 ऑड का है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। बोला चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर। पहला, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वैरीज इनवर्सली एज, किसके साथ इनवर्सली वैरीज करता है? तो आर इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, रो एल बाई ए, यानी एरिया के साथ। देख लीजिए एरिया किस में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। तो जब लोड का रेजिस्टेंस सोर्स के इक्वल रहेगा तब आपका मैक्सिमम ट्रांसफर होगा पावर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इसका ऑप्शन तो ए सही है, लेकिन देखिए दो केस होता है, दो केस है। एक आपका इस तरह से दिया हुआ, ये आपका 4 ओम है, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है, इस आर है, ये 10 ओम है, 10 वोल्ट है। फिर एक 10 वोल्ट का सोर्स है, ये 10 वोल्ट का सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस आपको निकालना। अच्छा, मैक्सिमम पावर के ट्रांसफर के केस में अगर यहाँ पर पूछेगा ये लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में अगर पूछेगा कि ये बताइए लोड रेजिस्टेंस आरएल का वैल्यू कितना होगा इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में, तो क्या बताइएगा, इसके इक्वल यानी कि 4 आरएल बराबर 4 होगा। ठीक है, कब ये हुआ? जब आपका लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तब आपको बताना है कि आपका 4 ओम के बराबर होगा। लेकिन अगर आपका सोर्स का रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो आप क्या चाहिएगा, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर ज़्यादा होगा? लोड, देखिए यहाँ पर हम सोर्स के रेजिस्टेंस को वेरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर दिया होगा कि सोर्स का रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो आप जरा मन में सोचिए कब आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा? जब आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम रहेगा सोर्स का, यानी कि रेजिस्टेंस आप क्या मानेंगे, 0, तब ना आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो आपका लोड का रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो वो आपका सोर्स के रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा, तभी आपका मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर होगा। इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो समझ जाइए उसका रेजिस्टेंस एकदम कम से कम रखेंगे, तब ना पूरा का पूरा इसका पावर यहाँ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ आएगा। अब वी स्क्वायर बाई आर करके आप निकाल लीजिएगा पावर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पूछेगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए तो लोड हमेशा सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल रहना चाहिए, ये बात आप याद रखिए। यानी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको बोल दे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, देखिए क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए लोड के जगह पर सोर्स लिख दे, सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो सोर्स रेजिस्टेंस कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सोर्स का रेजिस्टेंस द मिनिमम से मिनिमम हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर बोल रहा है लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू, मतलब लोड का रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, इसीलिए इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछता है कि सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या मारते हैं, 0। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। आज के बाद क्या बोला, 6 लाइट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 110 वोल्ट, ईच बल्ब इज रेटेड एट 75 वाट, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू ईच बल्ब। मतलब बोल रहा है प्रत्येक बल्ब से कितना करंट, हाउ मच फ्लोज थ्रू ईच बल्ब, प्रत्येक बल्ब से कितना करंट फ्लो करेगा। तो ये बताइए आपका कितना बल्ब है, 6 गो बल्ब है, यानी कि 6 गो रेजिस्टेंस आप बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और सबको 110 वोल्ट से जोड़ दिए, 110 वोल्ट सोर्स से हम लोग जोड़ दिए। तो इसका सबका वाटेज आपको पता है 75 वाट, ये भी 75, ये भी 75 वाट का, तो सब इक्वल करंट लेगा। तो आपको पूछ रहा है इसमें करंट बताइए, तो इसमें करंट हम कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए इसका पावर आपको पता है कितना, 75, वोल्टेज अक्रॉस इसके पता है कितना, 110। तो आप वी आई इज इक्वल टू जानते हैं पावर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 75 बाई भी, यानी कि 10 110। तो 75 बाई 110 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग कैलकुलेट कर लीजिए, 75 बाई 110 आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट
0.681, 0.681, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बल्ब में 0.681 जाएगा करंट, तो ये बताइए इसमें भी तो उतना ही लेगा, इसमें भी 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 उतना ही लेगा। लेकिन हमको एक बल्ब का पूछ रहा था 0.681, लेकिन पूछता कि टोटल करंट बताइए, तो टोटल करंट यही ना होता, सबको जोड़ देते। 6.8, 6.8, 0.68, 0.68 कितना बार जोड़ते, 6 बार, या 6 से गुना कर दे तो टोटल करंट होता है। यानी कि यही इतना 0.681 में 6 से गुना कीजिएगा तो ये टोटल करंट सप्लाई से लेगा। लेकिन अगर आपसे बोले कि एक बल्ब कितना लेगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे 0.681, कहानी खत्म, ठीक है। यह होगा आपका, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 812 है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन का। नेक्स्ट है, ए सर्किट ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर बिहेव्स सर। यूनिटी पावर फैक्टर किसका होता था, आप बोलिएगा हम जानते हैं सर, यूनिटी पावर फैक्टर रेजिस्टिव सर्किट का होता है। अच्छा, जीरो पावर फैक्टर किसका होता है, बोलिएगा इंडक्टिव का होता है और कैपेसिटिव का सर्किट का होता है। अच्छा ये बताइए, इंडक्टिव सर्किट में आपका कितना डिग्री से लैग करता है करंट, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री से। और इसमें आपका कितना डिग्री से लीड करता है करंट, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। अब बोलेंगे कि एक्सी को क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सएल को क्या कहते हैं, आप बोलिएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ एल। ये सब आपको दिमाग में रहना चाहिए। चलिए, तो यूनिटी पावर फैक्टर सर्किट रहता तो किसका यूनिटी पावर फैक्टर होता था, आप डायरेक्ट बोलिएगा कि रेजिस्टिव सर्किट का होता। कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। बोला द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 200 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू। तो पीक वैल्यू जब दे दिया, पीक वैल्यू कितना दे दिया आपका 200, तो एवरेज बराबर आप क्या जानते हैं, ये आई एम बराबर दे दिया। तो पीक एवरेज वैल्यू 2 IM, यानी कि 200 अपॉन पाई, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 400 में पाई से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 127 के करीबन, ठीक है। तो 127 का करीबन, यानी कि ऑप्शन ए आप का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी लगता है गलत दे दिया है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अब एक थोड़ा सा करेक्शन इसमें करते जाइएगा, जहाँ जहाँ हम बताए हैं कि आंसर गलत है उसको करेक्शन कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर गलत दिया है, पीक वैल्यू दे दिया है 200 वोल्ट। तब पीक वैल्यू 200 वोल्ट जब दे दिया वोल्टेज का, तो आपका एवरेज वैल्यू क्या होता है, 2 IM, अब 2 VM हो जाएगा यहाँ पर, 2 VM अपॉन पाई। तो बताइए 2 VM का वैल्यू 200 दे दिया था, 400 अपॉन पाई, तो 400 में पाई से डिवाइड कीजिएगा तो आपका लगभग आ जाएगा 127.38, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 38 या 4 कहिए, 127.4, तो ऑप्शन ए इसका सही रहना चाहिए। ऐसे भी आप सोच करके देख सकते हैं, एवरेज वैल्यू कभी पीक से ज़्यादा हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत, ए आपका सही है, करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू, एक मिनट थोड़ा सा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर एपरेंट पावर इन एसी सर्किट। देखिए हम आपको बताएं थे 3 पावर होता है, एक आपका एपरेंट, एक्टिव और रिएक्टिव। एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है, VA, वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर का वाट, रिएक्टिव पावर का VAR। तो बोल रहा है कि एक्टिव पावर क्या, एक्टिव पावर किस, सॉरी एपरेंट पावर किसके बराबर होता है, एपरेंट का V और I, तो V/I के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा B और कौन सा I था, हम हमेशा बताते हैं कि RMS वैल्यू में रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। आपका BI cos पाई ये आपका एक्टिव है, B एवरेज तो नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा बताते हैं कि किसी भी सर्किट में आपका जो भी वैल्यू लेते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू लेते हैं, ना कि एवरेज। एसी सर्किट के केस में अब पीक तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। बोल रहा है इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/2 द करेंट इज। द प्योर इंडक्टिव सर्किट, तक प्योर इंडक्टिव सर्किट में पहले करंट बराबर आप जान लीजिए V/XL होता है। तो I बराबर V/XL, एक्सएल का वैल्यू 2πFC। तो ये बता, ये 2π सॉरी FL, C नहीं, एक्सएल का वैल्यू 2πFL। तब बोल रहा है कि
फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए हैं, आधा। तो जब फ्रीक्वेंसी जब आधा कर दीजिएगा तो यानी कि दो ऊपर चल जाएगा। तो यानी कि अब बताइए फ्रीक्वेंसी आधा जब कर दीजिएगा तो नया करंट जो बनेगा आपका, फ्रीक्वेंसी आधा करने के बाद जो नया करंट आपका बनेगा आई डैश, वो कितना होगा, एफ बाई टू, नीचे इसको में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2b/2 पाई एफ एल, यानी कि v/2 पाई एफ एल तो पहले ही जैसा रहेगा लेकिन 2 से गुना होगा, यानी कि नया करंट दुगना हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आधा करने पर नया करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो देख लीजिए डबल किस में ऑप्शन में, बिल्कुल आसान सवाल है। इन एन अल्टरनेटिंग सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इक्वल टू इतना 70.7 साइन 377.127 प्लस पाई/6। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर आप जानते हैं, ओमेगा क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका आई बराबर दिया हुआ है 70.7 साइन 377.142 टी प्लस पाई/6। तो ये बताइए प्लस पाई/6, तो हमको देखिए तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे नहीं लिखते हैं, अगर आप ये लिखिएगा जनरल फॉर्म में ओमेगा टी प्लस फाई, तो देखिए ओमेगा की जगह पर यहाँ पर क्या है 377.142, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए। प्लस पाई/6 आपको घबराना नहीं है, ओमेगा आपको देखना, तो ओमेगा कितना है 377.142 और ओमेगा बराबर आप जानते क्या होता है 2 पाई एफ, तो 377.142। तो बताइए यहाँ से f निकाल लीजिएगा, 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा 377.142 और 2 गुने 3.14, तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 60 है। ठीक है, 60 हज के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। बोला द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड रेजिस्टिविटी डी इज गिवन बाय, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या, डी ने डेल्टा रो, रो को डेल्टा से डिनोट कर रहा है, एल अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन ए, देख लीजिए डेल्टा एल अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन ए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर नहीं एल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन वैक्यूम टू वैक्यूम, हम आपको बता चुके कि कोई भी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में ओम्स लॉ नहीं लगता, सेमी कंडक्टर में तो बिल्कुल नहीं। कार्बन रेजिस्टेंस, बिल्कुल कार्बन रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब बोलिए कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है, अरे भाई जो कार्बन से बना हुआ रहता है, आप बोलिए कि कार्बन सेमी कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर है लेकिन फिर भी वो उसका अधिकतर प्रॉपर्टी आपका कंडक्टर जैसा ही है। ठीक है, सेमी कंडक्टर होते हुए भी, इसीलिए तो उसको हम लोग डायोड वगैरह बनाने में नहीं यूज करते, कार्बन को हम लोग ब्रश के रूप में भी यूज करते हैं डीसी मशीन में। ठीक है, ये भी आप याद रखिए कि कार्बन हम लोग हाई करंट कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू, बार बार ये सवाल आएगा। केसीएल इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, क्लोज लूप के लिए कि जंक्शन पर, तो जंक्शन पर ना लगाएंगे केसीएल, इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। ठीक है, इससे हम एक सवाल पूछे थे आपसे कि बताइए कि कौन सा लॉ पर बेस्ड है, नीचे कमेंट करके बताइए अगर नहीं बता पाए तो। फिर इन ए थ्री फेज सिस्टम द फेज डिफरेंस डिफर बाई, तो बताइए जब थ्री फेज सिस्टम 120 डिग्री से 360 डिग्री बाई एन से रहता है, थ्री फेज में एन बराबर 3 हो जाएगा, नहीं 120 से। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि टू फेज सर्किट में कितना डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो आपको बोलना है 180 डिग्री। ऐसे नहीं आप 180 डिग्री अगर आप बोलते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। टू फेज सिस्टम में आपको याद रखना है, टू फेज सिस्टम में 90 डिग्री का होता है फेज डिस्प्लेसमेंट, ये आपका अपवाद है। इना की बोलिएगा 360/2 यानी कि 180, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू फेज सिस्टम में 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज 400 देन द फेज वोल्टेज, तो आप जान रहे डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर होता है, तो 400 है, लाइन वोल्टेज 400 है तो फेज वोल्टेज भी 400 होगा। ठीक है, तो 400 वोल्ट आपको ऑप्शन में ही नहीं है, तो
क्या इसका 400 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन को क्या करना है, अगर आपका एग्जाम में आ गया और किसी में आंसर नहीं मिला तो आप दिमाग से बनाइए। हो सकता है ये मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 400, तो 400/√2 भी कह सकते हैं, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। लेकिन फिर भी अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको बना दीजिए, सबको नंबर मिलता है जो क्वेश्चन गलत रहता है, ठीक है। ये कंपटीशन का हम रूल बता रहे हैं, सेमेस्टर में तो उतना पता नहीं है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन a star connected system of 3 phase phase current connection, मतलब बोला स्टार कनेक्शन सिस्टम में 3 फेज का स्टार कनेक्शन सिस्टम में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। ये तो बच्चा जानते हैं कि 3 स्टार कनेक्शन में लाइन ऑफ फेज करंट इक्वल रहता है। दूसरा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। क्या सही बात है? नहीं, लाइन वोल्टेज आपका √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज, ठीक है। तीसरा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, बिल्कुल गलत बात है। चौथा, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज करंट। नहीं, ये तो कब एप्लीकेबल होता है? ये डेल्टा के लिए होता है, हाई फेज, ये डेल्टा कनेक्शन के लिए होगा। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही होगा। द सुपरपोजिशन थ्योरम इज रिक्वायर्ड एज एनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर। तो बताइए, सुपर पोजिशन लगाना है तो एक सोर्स से तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारा सोर्स चाहिए। एक केस 1 में एक सोर्स कंसीडर कीजिए, फिर दूसरा सोर्स, तब ना लगा पाइएगा सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन क्या होता है कि हर सोर्स का रिस्पांस निकाल के जोड़ना, तो यानी कि 2-3 सोर्स रहेगा, तो यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सर्किट व्हेन वन रजिस्टर इज ओपन द पावर विल बी, मतलब बोल रहा है डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है, अगर एक रजिस्टर को ओपन कर दिया जाए तो पावर क्या हो? चलिए, क्या बोल रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन ए है आपका अनअल्टर्ड, मतलब नहीं बदलेगा एक रजिस्टर अगर रिमूव कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन रिड्यूस्ड बाई 1/3, रिड्यूस्ड बाई 1/9 या फिर रिड्यूस्ड बाई 1/6। बोल रहा है एक डेल्टा कनेक्टेड लोड है। अभी इसका हालांकि हम पावर का फॉर्मूला हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो हम आएगा उसमें हम आपको बताएंगे पावर का कॉन्सेप्ट 3 फेज में, अभी तक हम नहीं बता रहे हैं। बोला डेल्टा कनेक्टेड, एक रजिस्टर आपका 3 रजिस्टर है, अब आपका एक रजिस्टर रिमूव कर दिया जाए, तो एक मान लेते कोई भी रजिस्टर रिमूव कर दीजिए, मान लीजिए इसी को रिमूव कर देंगे, तब आपका सर्किट इस तरह से बन जाएगा, इस तरह। ये तो आपका रिमूव हो गया, ठीक है। और यानी कि ये आर, ये आर, कहने का मतलब हुआ कि पहले पावर कितना ले रहा था, अब कितना पावर लेगा, पहले के कंपेयर में अब कितना पावर लेगा, जो बोल रहा है। तो ये देखिए, पहले आपका 3 फेज था, अब जानते हैं सिंगल फेज का पावर क्या होता है, VI cos फाई, ठीक है। तो 3 फेज का जानते हैं पावर क्या होता है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन ये याद रखना, ये दोनों फेज वोल्टेज और ये फेज करंट होता है, ठीक है। सिंगल फेज, ये 3 फेज का पावर का फॉर्मूला हम आपको बता दिए, 3VI cos फाई। लेकिन चूंकि रजिस्टिव सर्किट है तो cos फाई किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलिएगा cos फाई यूनिटी यानी 1 के बराबर हो जाए, तो 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना होगा, ठीक है। तो ये आपका 3 फेज में पावर होता है रजिस्टिव, प्योरली रजिस्टिव में, इसका चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। तो जब आप बताइए एक रजिस्टर को आप रिमूव कर दिए तो ये अब 3 फेज थोड़ी रह गया, ये तो आपका सिंगल फेज रह गया, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से जाएगा, तो अब करंट कुछ और रहेगा, अब इसमें पहले के कंपेयर में तब पावर कुछ और रहेगा। और ये भी जा रहे, पहले 3 रजिस्टर मिल के पावर कर रहा था, अब 2 गो, तो इसमें पावर तो घटेगा, लेकिन जानते हैं कितना से घटेगा, ये सारा प्रूफ हम आपको पावर का कंसेप्ट बताने के बाद ही कर सकते हैं। अब बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को करेंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो अभी हम इसको नहीं करेंगे। ऑप्शन बी आपका सही है, रिड्यूस्ड बाई 1/3 कैसे होगा ये हम बताएंगे, आप उसके लिए नहीं घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर के लिए, दोनों के लिए, तो थेवेनिन्स, नॉर्टन, ये सब तो सब लीनियर के लिए रहता है, स्टेटमेंट में ही है, तो यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट इन ए RL circuit at instant of connection is connecting it to DC वोल्टेज सोर्स। अब बताइए, इससे भी आसान कुछ होता है। RL सर्किट में जैसे ही आप DC सोर्स लगाइएगा, DC के लिए आपका बताइए XL बराबर क्या होता है, 2πfL,
और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो यानी एक्सएल 0, डीसी के लिए ये 0 यानी कि शॉर्ट हो जाएगा। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है, भी है, और रेजिस्टेंस आर है, भी अपॉन आर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम, जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो थ्रू। अब जीरो सीक्वेंस करंट क्या होता है, तो जीरो सीक्वेंस करंट आपका देखिए जब फॉल्ट होता है ना तो 3 करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, निगेटिव सीक्वेंस करंट, एक जीरो सीक्वेंस करंट, जीरो सीक्वेंस करंट। तो जीरो सीक्वेंस करंट का कंसेप्ट तभी आएगा जब आपका न्यूट्रल मौजूद है। जब आपका न्यूट्रल नहीं अगर मौजूद रहेगा तो जीरो सीक्वेंस नहीं आएगा। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, ये सब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के बाद है। फिफ्थ सेमेस्टर में आप फॉल्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको क्लियर होगा। आप सिर्फ ये याद रखिए कि जो आपका जीरो सीक्वेंस करंट वो आपका न्यूट्रल वायर में फ्लो करता है, ठीक है, और न्यूट्रल वायर रहेगा तभी फ्लो करेगा। तो वही बोल रहा कि जीरो सीक्वेंस ऑलवेज फ्लो थ्रू द न्यूट्रल वायर। सही है, ऑप्शन सी इसका सही। ठीक है, तो इसके बाद आपका खत्म हो गया। इसके बाद सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया। सब्जेक्टिव में मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं होता होगा, अगर फिर भी दिक्कत होता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो हम और लाएंगे 3 पेज पर, जिसमें हम आपको सारा क्लियर कर देंगे। सारा प्रीवियस ईयर तो हम लगभग आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये सब तो कुछ है नहीं, सब आपका ऑब्जेक्टिव है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए थैंक यू।